पहले तांत्रिक नारायण वाली घटना और उसके बाद प्रीति के साथ झगड़े ने अभिमन्यु का मूड एकदम ऑफ कर दिया था। देर रात में अभिमन्यु एक केस फाइल पढ़ रहा था। उसकी नींद और चैन दोनों उड़न-छू हो गए थे। आज के दिन भर की घटनाओं को सोचकर उसका मन और भी खराब हो गया था। उसने एक नज़र दीनदयाल की ओर देखा तो वो चादर ताने खर्राटे मारकर सो रहा था। अभिमन्यु हैरान था कि इतना सब हो जाने के बाद कोई इतना सुकून से कैसे सो सकता है। अभिमन्यु एक बार फिर अपनी केस फाइल्स को पढ़ने लगा। वो ध्यान से फाइल देख ही रहा था कि तभी अचानक खिड़की से एक पत्थर उड़ता हुआ अंदर आया और अभिमन्यु के सिर पर जा लगा। अभिमन्यु जोर से चिल्लाया और उसने अपना सिर पकड़ लिया। शोर सुनकर दीनदयाल की नींद खुल गई और वो अचानक से घबराकर उठ गया। अभिमन्यु दौड़कर खिड़की के पास गया और बाहर झांककर देखा तो उसे वही शख्स दिखा जो पहले उसे सभा में दिखा था और उसकी आंखों से ओझल हो गया था। अभी वो शख्स बाहर खड़ा उसे घूर रहा है जैसे वो अभिमन्यु का कोई पुराना दुश्मन हो, और अगले ही पल वो शख्स वहां से एक तरफ चल दिया। अभिमन्यु हैरान होकर उस शख्स को वहां से जाते हुए देख रहा था। तभी उसे दीनदयाल की आवाज़ आई, सर जी, इस पत्थर के साथ एक कागज़ भेजा है किसी ने। ये सुन अभिमन्यु फौरन दीनदयाल के पास आया और उस कागज़ को हाथ में लेकर देखने लगा। दीनदयाल ने जब अभिमन्यु को देखा तो पाया कि उसके सिर से खून बह रहा था। दीनदयाल चौंक कर बोला, सर जी, आपके सिर से बहुत खून निकल रहा है, रुकिए मैं अभी पट्टी कर देता हूँ। ये कहकर दीनदयाल वहाँ से पट्टी लाने चला गया। अभिमन्यु ने उस कागज़ को गौर से देखा। उस पर एक संदेश लिखा था। अभिमन्यु ने जब वो संदेश पढ़ा तो उसका चेहरा गुस्से से आग बबूला हो गया। वो फौरन कमरे से बाहर निकला और गेट की तरफ भागा, लेकिन बाहर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। अभिमन्यु यहाँ वहाँ उस आदमी को ढूंढ रहा था, पर वो आदमी एक बार फिर किसी साए की तरह गायब हो चुका था। अभिमन्यु चिढ़ते हुए गुस्से में बड़बड़ाया, कायर लोग, हिम्मत नहीं है मुझसे आंख लड़ाने की। तब तक दीनदयाल दवा पट्टी लेकर अभिमन्यु को खोजते हुए बाहर आ गया था और अभिमन्यु को ये कहते हुए उसने सुन लिया था। उसने इधर उधर देखते हुए अभिमन्यु से हैरानी में पूछा, आप किसकी बात कर रहे हो? अभिमन्यु ने दीनदयाल को कागज़ में लिखा संदेश दिखाते हुए कहा, इस संदेश की। दीनदयाल ने जोर से संदेश को पढ़ा, गांव छोड़कर चले जाओ और तफ्तीश रोक दो। गांव वाले और सरपंच इस केस के लिए एक निकम्मा अफसर नहीं चाहते। ये पढ़कर दीनदयाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अभिमन्यु से गंभीर आवाज़ में बोला, सरपंच जी ने धमकी भेजी है, गांव वाले चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। दीनदयाल अभिमन्यु के घाव की पट्टी करने लगा। अभिमन्यु बोला, गांव वाले तो बहाना है, असल में कोई एक आदमी ज़रूर है जो चाहता है कि हम यहाँ से निकल जाएं। वो आदमी कौन है फ़िलहाल मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये रहस्यमय आदमी जो भी है, जिसने भी पत्थर फेंका जो मुझे सभा में दिखा, ये उसके साथ मिला हुआ है। दीनदयाल ने अभिमन्यु से कहा, बात तो सच है आपकी सर जी, यही आदमी आपको उस बरगद के पेड़ के पास भी दिखा था और उसने आपसे वहाँ से चले जाने को भी कहा था। आखिर कौन है वो आदमी और चाहता क्या है? अभिमन्यु सोचते हुए दीनदयाल से बोला, वही तो पता लगाना है, लेकिन अब ये तफ्तीश नहीं रुकेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बोलते वक्त अभिमन्यु की आंखों में एक आत्मविश्वास दिख रहा था, जैसे कि उसने कुछ बड़ा ठान लिया हो। दीनदयाल अभिमन्यु का हौसला बढ़ाते हुए बोला, मैं आपके साथ हूँ सर जी। अभिमन्यु दीनदयाल से बोला, सोच लो, मैं स्टाइन वाली बेतुकी बातों को नहीं मानता और तुम मानते हो। दीनदयाल मुस्कुराते हुए बोला, सर अब मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मेरे पास ये है। दीनदयाल अभिमन्यु को सुरक्षा कवच दिखाने लगा जो उसके हाथ में बंधा हुआ था। ये देखकर अभिमन्यु चिढ़ गया और बोला, तुम अगर अपने पूरे शरीर को धागों से बांध लोगे तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तफ्तीश मेरे हिसाब से होगी। दीनदयाल ने हाँ में सिर हिलाया। अभिमन्यु फिर दीनदयाल से बोला, कल चकिया की सारी दुकानें छान मारो जो लाल साड़ी बेचता हो, और पता लगाओ किसने इतनी लाल साड़ियाँ थोक में खरीदी है और किस दुकान से। दीनदयाल बोला, सर जी, मुझे थोड़ी बहुत दुकानों का पता है, मैं अभी जाकर लिस्ट बनाता हूँ। ये बोल दीनदयाल वहाँ से निकल गया। अभिमन्यु छत पर घूम रहा था। उसकी नज़र उस बरगद के पेड़ पर अटकी हुई थी।
वो उस रहस्यमयी आदमी द्वारा फेंके हुए धमकी भरे संदेश के कारण अभी भी तनाव में था। तभी एक जोर की हंसी उसके कानों में पड़ी। उसने देखा अपनी छत पर प्रीति हंस-हंस बिंदास अंदाज में किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसने बड़ा प्यारा नाइट सूट पहना था और वो भला की खूबसूरत लग रही थी। 1 मिनट के लिए अभिमन्यु अपने तनाव को भूलकर बस उसे ही घूरने लगा। तभी अचानक उसका फ़ोन बज उठा। उसकी माँ सरला देवी फ़ोन कर रही थी। फ़ोन की आवाज़ प्रीति को भी सुनाई दी और उसने नज़र घुमाई तो अभिमन्यु को देखा। उसे देखते ही प्रीति का मूड बदल गया। उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत ही धूमिल हो गई और वो गुस्से से लाल हो गई। अभिमन्यु मन ही मन सोचते हुए बोला, मुझे देखते ही बिल्कुल चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है, वैसे इतनी बुरी भी नहीं है देखने में। अभिमन्यु ने फ़ोन उठाकर अपनी माँ से बात की। प्रणाम अम्मा, सरला देवी फ़ोन पर बोली। बेटा तू कैसा है? अभिमन्यु थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, अम्मा सब ठीक है यहाँ, बस ये मत पूछना कि घर कब आ रहा हूँ। सरला देवी चिंता जताते हुए बोली, अच्छा बाबा नहीं पूछूंगी, पर मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। पता नहीं तेरी मती मारी गई थी जो उस डायन वाले गांव चला गया। दिन रात तेरी ही चिंता लगी रहती है। सब है तेरे पास सिवाय तेरे माँ के। कब मिलूंगी मैं तुझसे? अभिमन्यु हड़बड़ाहट में बोला, बहुत जल्द अम्मा, वादा करता हूँ। अच्छा अपना ख्याल रखना, अब रखता हूँ। इससे पहले कि सरला देवी कुछ कहती, अभिमन्यु ने फ़ोन काट दिया और खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोला, अम्मा को भी लगता है ये डायन का गांव है। हर कोई सिर्फ डायन की बात कर रहा है यहाँ। अभिमन्यु मुंह बनाकर वहाँ से निकल ही रहा था कि तभी उसने प्रीति को फ़ोन पर कहते सुना, चल तू अपना ख्याल रखना आयुषी, कल मिलते हैं, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। ये कहते हुए प्रीति ने फ़ोन काट दिया। अभिमन्यु ये जानकर हैरान था कि प्रीति की छोटी बहन आयुषी उससे मिलने आ रही है। वो ज़ोर से बोला, ओह तो कल छोटी डायन आ रही है। ये सुनकर प्रीति का खून खौलने लगा और वो अभिमन्यु को कातिल भरी नज़रों से देखने लगी। उसका चेहरा देखकर अभिमन्यु के सामने एक दृश्य कौंध गया। प्रीति काली के रूप में लाल जीभ बाहर निकाले अभिमन्यु के सिर पर पैर रखी खड़ी थी। अभिमन्यु ये दृश्य देखकर डर गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही पलों में जैसे ही अभिमन्यु ने अपनी आंखें खोली, वो जोर से चिल्लाया। प्रीति उसके बेहद करीब खड़ी थी। प्रीति ने अभिमन्यु को अपनी उंगली उठाकर गुस्से से कहा, देखो मिस्टर, तुम मुझे जो चाहे वो कहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर खबरदार जो मेरे परिवार वालों के लिए कुछ भी कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, समझे? अभिमन्यु ने थोड़ा मज़े लेते हुए उसकी उंगली हटाते हुए बोला, बस प्रीति, ये हर बात पे उंगली दिखाना बंद करो। प्रीति का गुस्सा फूट पड़ा और वो बोली, क्यों बार बार अपनी मनहूस शक्ल दिखाते हो मुझे अभिमन्यु? जब भी तुम्हारी शक्ल देखती हूँ मुझे याद आ जाता है कि तुमने और तुम्हारे परिवार ने मेरे साथ क्या किया था। अभिमन्यु जो अब तक मजाक कर रहा था, ये बात सुन के गुस्साते हुए बोला, तुम्हारा चेहरा भी हमेशा मुझे उस दर्द की याद दिलाता है जो तुमने मुझे दिया था। इससे पहले कि मैं होश खो बैठूं, तुम यहाँ से चली जाओ। प्रीति गुस्से में बोली, मत भूलो कि तुम मेरे घर पे रह रहे हो। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें रहने को छत दी है, वरना जो तुमने किया है मेरे साथ उसके लिए तो भगवान भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। प्रीति पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। अभिमन्यु का मन कर रहा था कि वो उसे कुछ फेंक कर मारे। फिर उसे एहसास हुआ कि बेकार में अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें। आज पूरा दिन इसी चिल्लम चिल्ली में बीता था और उसे अब किसी के मुंह नहीं लगना था। अभिमन्यु ने देखा कि रात के 10:30 बज गए थे। उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में आकर उसने देखा कि दीनदयाल बिस्तर पर पड़ा सो रहा था। टेबल पर एक कोरा कागज़ पड़ा था और एक कलम भी। अभिमन्यु को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि दीनदयाल ने कुछ काम नहीं किया था, कोई लाल साड़ी वाली दुकान के नाम नहीं लिखे थे। अभिमन्यु गुस्से से बड़बड़ाया, अभी तो सिर्फ 10:30 बजे हैं और देखो इस बंदे को, इतना ढीला आदमी है ना ये, जब देखो तब सोता रहता है। अभिमन्यु उसे उठाने के लिए उसके पास गया। वो जैसे ही दीनदयाल को छूने को हुआ, दीनदयाल हड़बड़ी में खुद से ही उठा और उसकी चीख निकल गई। अभिमन्यु ने उसे ताना मारते हुए कहा, इतने डरपोक हो यार, समझ नहीं आता पुलिस में कैसे भर्ती हो गए। दीनदयाल भारी आवाज़ में बोला, इस चकिया गांव की हवा में ही कोई बात है जो सबके अंदर डर भर देती है।
अभिमन्यु दीनदयाल को ऑर्डर देते हुए बोला, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें अभी के अभी निकलना होगा। ये कहकर अभिमन्यु ने अपनी गन को उठाया और शर्ट के पीछे खोस ली। दीनदयाल ये सब देखकर हैरान रह गया। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, हम जा कहाँ रहे हैं सर जी? अभिमन्यु दीनदयाल के पास आकर बोला, डायन से मिलने, उस खौफनाक बरगद के पेड़ के पास। दीनदयाल ने जैसे ही डायन का नाम सुना, उसकी रूह कांपने लगी, सांसें तेज चलने लगी और उसका चेहरा डर से भर गया। वो कांपते हुए स्वर में धीमे से बोला, इस वक्त वहाँ? ये तो सीधे मौत के मुंह में जाने जैसा होगा सर जी। अभिमन्यु गंभीर आवाज़ में बोला, अब ये फैसला तो डायन से मिलकर ही हो पाएगा कि मौत के मुंह में कौन जाने वाला है। डायन की दहशत के इस खौफनाक सफ़र में जुड़े रहिए। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।